नमस्कार। सर्वप्रथम मैं गवर्नमेंट कॉलेज राजपुर और गवर्नमेंट कॉलेज भैया थान का अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल वेबिनार जो सोशल चेंज ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 पे है, अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। इसके पहले मेरे गुरुजी डॉक्टर CSS ठाकुर सर ने परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की थी। मैडम रिमझिम ने वर्क फ्रॉम होम से बात की। GD गर्ग सर ने भी 13 पॉइंट में काफ़ी कुछ कवर किया है और अभी मैडम महापात्रा जी ने काफ़ी चीज़ें बताई, आइसोलेशन की बात की। मैं यहाँ कुछ सामान्य बातें करूँगा आपके साथ जो कोविड-19 के कारण परिवर्तन आया है। देखिए, परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है, बहुत पहले फ्रेडरिक हीगल ने कहा था, समस्त सामाजिक परिवर्तन विकास परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष का परिणाम होता है और उसी के कारण समाज में बदलाव आते हैं। आज जो परिवर्तन आया है सामाजिक जीवन में, वो हमें कह रहा है सामान्य से, जनरल से हमको नव सामान्य की ओर जाना है, न्यू नॉर्मल की ओर जाना है, क्योंकि हमारा सामाजिक प्रवेश अब आभासी तकनीकी प्रवेश में बदल गया है। परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया हर बार होती है, लेकिन इस बार का परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा ही प्रभावी हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ आदिम समाज, उसके बाद कृषि आया, कृषि से औद्योगिक, उससे तकनीकी। तो लगभग 16वीं शताब्दी के एंड में औद्योगिकरण जो हुआ था, उससे बहुत तेज़ी से बदलाव आया था। उससे हम अभी तक नॉर्मल होकर रह रहे थे, हमारे जीवन उस हिसाब से चल रहा था, हमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आप देखिए 400 साल में ही एक ऐसा बड़ा बदलाव आया कि हमको सब कुछ को अब बदलना पड़ रहा है। अभी मैडम ने जो समूह की बात की थी, सर्वप्रथम 1904 में समाजशास्त्री चार्ल्स कूने ने कहा था कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक समूह की बात करना चाहिए। उन्हें सामाजिक समूह को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना था, लेकिन आज एक कोविड-19 के कारण समूह ही हमको व्यक्तिगत की ओर जा रहा है। हम सामूहिक क्रियाएं जो उसको छोड़ के व्यक्तिगत उसमें आ रहे हैं। आपने देखा होगा कृषि समाज में अगर हम देखें तो वो सामूहिक सेवा होती थी। औद्योगिक समाज में कृषि समाज में व्यक्तिगत सेवा होती थी, व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए सीमित रहता था। औद्योगिक में समूह के लिए करता था, क्योंकि उसको बेचना है, उसको प्रॉफिट लेना है। तकनीकी समाज में पूंजीवादी सेवा हो गई। अब इसके बाद इसमें सामूहिकता जो बृहद स्वरूप था, आभासी समूह था, वो धीरे धीरे एकाकी समूह में आ रहा है। आज हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, ये जो तकनीकी समाज है, इसने क्या करा है कि ज्ञान का सृजन और विसरण जो मनुष्य के साथ होना चाहिए, वो मनुष्य नहीं कर रहा, अब वो मशीन कर रही है। हमने कंप्यूटर रूपी मशीन में एक बार प्रोग्राम डाल दिया, अब वो सब कर रहा है। आपने देखा होगा आजकल हमारा शासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी कंप्यूटर चला रहे हैं। वो कंप्यूटर में जो जानकारी मिलती है उसको निकालते हैं, पुराने आदेश नहीं देखते, उसी के आधार पे करते हैं। यानी अब ये स्थिति हो गई, समाज जो है व्यक्ति का संरक्षक नहीं रहा। कल तक जब तक कोविड-19 नहीं आया था, समाज व्यक्ति का संरक्षण करता था, व्यक्ति को बचाता था। लेकिन आज हालात ये है कि समाज स्वयं अपने को बचाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं बच गया तो आप लोग बचेंगे। अर्थात समाज स्वयं को बचाने के लिए उसने व्यक्ति के मूवमेंट पे, इंटरेक्शन पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। आज हम कहीं जा नहीं सकते। आज हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हुई है। आज समाज में जो भारत में सामाजिक सहयोग से समाज चलता था, वेस्टर्न कंट्रीज में वो राजनीतिक से चलता था। अब भारत में भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। सरकार ने तय करा कि आपको एंथ्रोपॉस में रहना पड़ेगा, एंथ्रोपॉस अर्थात लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। सरकार ने बताया कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, आप इतने समय घर से निकलेंगे, इतने समय घर से नहीं निकलेंगे, ये टाइम बना दिए। तो आप देखिए हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हो रही है। जैसे धार्मिक क्रियाएं, आपने देखा होगा जब से कोविड-19 आया उस वक्त शुरुआत थी हमारी होली थी। होली, रामनवमी, मुहर्रम, ईस्टर, महावीर जयंती और अब आने वाली ईद, इसके बाद राखी और गणेश उत्सव, फिर उसके बाद दशहरा, दिवाली, ये सारे रुक गए हैं। ये सारे त्यौहार हम सामूहिक रूप से करते थे, सामूहिक अभिव्यक्ति होती थी, समूह में होता था। मुंबई में तो गणेश उत्सव में भारी से लोगों का जन सैलाब उमड़ता था। जबलपुर में दशहरा में जन सैलाब उमड़ता था। अब क्या है, आपने कह दिया कि आप अपने घर में करेंगे, आप सामूहिक रूप से नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे ये जो हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, जिसके बारे में मैडम रिमझिम ने काफ़ी चर्चा की है। वर्क फ्रॉम होम में देखिए क्या हुआ है, आदमी फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन आदमी अब देर से सोकर उठ रहा है। पहले एक भागम भाग भरी ज़िंदगी होती थी, सवेरे टिफ़िन बनना था, बच्चों को स्कूल जाना था, हमको ऑफिस में जाना था और भागते हुए हम अपने ऑफिस पहुँचते थे, कॉलेज पहुँचते थे कि देर से ना पहुँचे। वो दिनचर्या ख़त्म हो गई है। हम आराम से उठ रहे हैं, अपने साफ कर रहे हैं, भागम भाग ख़त्म हो गई है। एक महिला समाजशास्त्री हैं कैलिफोर्निया की, आर्ले रसेल हर्ट्ज़चाइल्ड, उन्होंने 24 साल पहले
कामकाजी महिलाओं पे एक अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि कार्यस्थल महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं, उनका कार्यस्थल वो घर के जैसे उपयोग करती हैं कार्यस्थल में। मतलब जब ऑफिस में टाइम मिलता है तो अपने घर के काम भी कर लेती हैं और घर उनका कार्यस्थल बन रहा है, जिसके कारण उस वक्त उन्होंने 24 साल पहले कहा था कि पारिवारिक जीवन का अवमूल्यन हो रहा है, पारिवारिक जीवन हमारा गिर रहा है और महिलाओं की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। अब अगर आप सोचिए, वर्क फ्रॉम होम जैसा कि कहा जा रहा करें, और कई लोग कर रहे हैं, कई कंपनियों ने कर दिया है। अभी हाल ही में हैदराबाद में एक केस हुआ, एक महिला ने केस करा कंपनी के ऊपर कि आपने वर्क फ्रॉम होम कराया, मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, मेरा घर सिर्फ 2 कमरे का है, 2 कमरे में मेरे बच्चों की पढ़ाई करना है, मेरे को अपना काम करना है। हस्बैंड ने एक कमरे में कब्जा कर लिया है, वो ऑफिस का काम करते हैं। जब मैं किचन में आती हूँ तो वो मेरे से चिल्लाते हैं कि तुम अभी गैस बंद करो, कुकर की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है। अब बताइए, इसके लिए उसने ऑब्जेक्शन लिया। तो वर्क फ्रॉम होम जो है ये कहीं ना कहीं एक यातना है हमारे यहाँ। अब आपको अगर ये वर्क फ्रॉम होम चला, खुदा ना खास्ता अगर इसी पैटर्न पे चला, तो हमको अपने घर के डिज़ाइन भी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। हमको अपने घर में एक कमरा ऑफिस का बनाना होगा, उसमें अलमारी होगी, कंप्यूटर होगा, आपके इसमें स्कैनर होंगे, टेलीफोन होगा, मोबाइल होगा, सारी चीज़ें जो ऑफिस की हैं आपको अपने कमरे में रखना पड़ेगी। आपको अपने ऑफिस को, अपने घर को डेली हमको सैनिटाइज करना पड़ रहा है, हमको अपने काम के लिए अलग अलग कमरे बांटना पड़ रहे हैं। आज हमारे घर में जो काम वाली आती थी बाई, जो घर डोमेस्टिक वर्कर थे, उनकी जगह रोबोट आ रहा है, रोबोट काम कर रहा है। रोबोट हमको बताएगा कि आपका समय हो गया, आप उठिए, आप ये काम करिए। तो आपकी दिनचर्या जो है रोबोट के द्वारा हो रही है। आज तय हो गया, आपने देखा होगा ना, आजकल आया है कि हम सब काम कर रहे हैं तो हमारी स्वास्थ्य परीक्षण भी हमको नियमित कराना है। सरकार ने एडवाइजरी जारी की, आप सवेरे चाय नहीं, आप काढ़ा पीजिए, सैलेड खाइए। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी घट रही है। आपको बाहर जाना है, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना चाहिए। आरोग्य सेतु आपको बता देगा इस जगह पे, अगर आपके उसमें आवाज़ आ गई, उसकी घंटी बज गई कि यहाँ पे कोविड पेशेंट है, आप अलग हुई। मतलब आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी खत्म हो रही है, समाज आपका संरक्षक नहीं रहा, धार्मिक क्रियाएं हमारी पूरी बंद है। एक और बदलाव आने वाला है, हालांकि ऐसी संभावना भी कही जा रही है, भारत में तो देर से आएगा। कह रहे हैं हमारी जीवन जो है एक होगा, आपको एक मोबाइल में ऐप लेना पड़ेगा, उसमें एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, पूरा लाइफ हमारी एक स्लॉट में चलेगी। उसमें स्लॉट रहेगा, उसमें आपको अपने पूरे फीड करना पड़ेंगे आपकी जो जो आवश्यकताएं, फिर वो स्लॉट आपको बताएगा, मोबाइल बताएगा आपका स्लॉट ये है। जैसे मेरे को कॉलेज पढ़ाने जाना है तो वो बता देगा अभी आपका कॉलेज का टाइम हो गया है, आप अपने बच्चों को मोबाइल से या जूम ऐप से या जिससे भी आप उनको लेक्चर दीजिए। उतने पीरियड में ही मेरे को करना है, स्लॉटेड लाइफ हो जाएगी। वो बताएगा आपको शॉपिंग मॉल जाना है, इस समय आपके लिए खाली है, आप शॉपिंग मॉल में जाइए, 2 घंटे का आपको स्लॉट मिला है, 2 घंटे आप शॉपिंग मॉल में जाइए। उतने लोग बाहर रहेंगे, जब बाहर लोग वाग रहेंगे उनका, जब आप बाहर निकलेंगे फिर उनका नंबर होगा। अगर आपने 2 घंटे में शॉपिंग एंजॉयमेंट नहीं करा, आपका समय हो गया, तो आपको आपका मोबाइल ऐप अलर्ट कर देगा, आप निकलिए और आपको बाहर निकाल। मतलब स्लॉट में आपकी ज़िंदगी चलेगी, आपकी हर चीज़ बुकिंग स्लॉट में होगी। जैसे अभी हम डॉक्टर के यहाँ बुकिंग कराते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ भीड़ में हमको बैठना ना पड़े, हम बुकिंग करा लेते हैं। ठीक यही स्थिति हमको मार्केट के लिए करना पड़ेगी। हमको कपड़े खरीदना है, शॉप वाले के पास हमको फ़ोन करना पड़ेगा, उससे हमारा टाइम स्लॉट होगा, उसने बोलेगा इस बजे आप आइए, इतने बजे आपका स्लॉट। अगर उसमें हम नहीं पहुँचे तो फिर आपको सेकंड स्लॉट देगा। तो ये स्थिति आने वाली है, क्योंकि अब हमारा समाज जो है, कोविड से हमको बचना है। तो अभी मैडम ने साफ बोला कि मुझे मत छुओ, मैं भी तुम्हें नहीं छूँगा। तो आदमी बचना चाह रहा कि कोई उसको छुए ना। अब एक और कल्चर के क्रिएट हुआ है अभी हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ सिविल लाइन्स में, यहाँ छत में एक छत कल्चर डेवलप हुआ है, रूफ कल्चर जिसको हम कहते हैं। जब से कोविड आया, लोगों को घर से निकलना बाहर हुआ, तो लोग छत में बागवानी करने लगे, पतंग उड़ रही है, आस पास शेयरिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। और अभी कुछ लोगों को मैंने देखा, वो रात में वहाँ पे लाइट लगा लेते हैं, बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, कंसर्ट रख लिया उनने, बच्चे अपने खुद वो चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, और वहाँ पे बर्थडे पार्टी बनाई जाती है। आजू बाजू के सब लोग क्लैपिंग करके उस बच्चे को विश करते हैं। अभी हमने ईद की विशिंग करेंगे, राखी की विशिंग करेंगे, होली की विशिंग करेंगे, रामनवमी की विशिंग करेंगे। ये सारी चीज़ मतलब एक रूफ कल्चर आया, जो कि छत में पहले भी हम लोग चाहते नहीं थे, लेकिन आज एक रूफ कल्चर नया डेवलप हुआ है जो हमारे संबंधों को बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि एक समाजशास्त्री हुए हैं, जर्मन समाजशास्त्री यूर्गेन हैबरमास, उसने अपनी एक किताब लिखी थी लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये 1976 में आई थी। आप सोचिए, आज से पहले
यानी 1976 में हैबरमास ने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है ये मनुष्य की रैशनैलिटी, तार्किकता का महत्व खत्म कर देगा। आने वाले दिनों में जितना विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे ऊपर हावी होगी, हमारी रैशनैलिटी, हमारी तार्किकता खत्म हो जाएगी। तार्किकता सिर्फ तकनीकी कुशलता तय करेगी कि आदमी कितना टेक्नोलॉजिकल कुशल है, हमारे साध या लक्ष्य को वो लक्षित नहीं करेगी। मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। उसने पहले ही कह दिया था 1976 में, बोले मनुष्य मशीन और टेक्नोलॉजी का पराधीन होगा। इसको उसने एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि आज जो हम समाज में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन इंजर्ड फैमिली, एक आहत समाज में हम जी रहे हैं। इसी तरह से 1970 में ऑस्ट्रिया की इवान इलिश ने कहा था कि शिक्षा, शिक्षा शास्त्री, विद्यालय, शिक्षण की विशिष्ट पद्धतियां जो हैं, जो शिक्षा, शिक्षा शास्त्री, शिक्षण स्थल और विद्यालय जहां हम पढ़ाते हैं, वो पद्धतियां, वहाँ विशिष्ट पद्धतियां, जो टेक्निक हैं, बच्चों को एक सही शिक्षा देती हैं। अब हम कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जैसा चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से करिए, तो ये त्रुटिपूर्ण सूचनाएं दे रहा है। इससे व्यक्ति का नैतिक ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति को जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो कुंठित कर रहा है। अब मशीनें मानव के क्षितिज में विस्तार, जो हम पूरे क्षितिज में, मानवीय क्षितिज में जो विस्तार करता है मनुष्य, वो मशीन कर रही है। अर्थात यांत्रिक जीवन लोगों को गुलाम बना रहा है। वाटर ऑफ फॉरगेटफुलनेस में उसने कहा था आपके हैबरमास ने कि आधुनिक जगत के प्रति मैं निराशा मुझको दिख रही है कि आने वाला, ये उसने 1976 में बोला था। आप सोचिए कि आज से 46 साल पहले, 44 साल पहले उसने ये कल्पना की थी, और वही आज हम देख रहे हैं। अब ये जो है, वैसे एक चीज़ और है, इवान इलिच कहते हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है डी स्कूलिंग सोसाइटी। उसने कहा सीखना तो अकस्मात होता है। देखिए अभी हम अकस्मात सीख गए, जूम ऐप पे हम वेबिनार कर रहे हैं, ये हम कोई नहीं जानता था, लेकिन हम पढ़ने लगे, 3 महीने के इसमें बिना किसी ट्रेनिंग के करने लगे, इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। पर वो कहते थे कि सीखना आकस्मिक होता है, लेकिन साभिप्राय सीखना एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी में एडमिशन होता है, प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद पीजी, फिर स्पेशलाइजेशन। यार एक साभिप्राय सीखने का एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम होता है। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो अभी 2-4 चीज़ें हम देखेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है ऑनलाइन हो रही है। अभी हो रहा है कि स्कूल कॉलेज सब बंद है, तय ही नहीं है आप पढ़ाएंगे कैसे। वो कह रहे हैं कोर्स कम कर दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, ऑफलाइन नहीं कराइए। आप सोचिए भला, कुछ लोगों ने कहा कि इनको जनरल प्रमोशन दीजिए। आप सोचिए बिना परीक्षा के अगर आप डिग्री बांट रहे हैं, बिना परीक्षा के लिए अगर योग्यता प्रमाणित किए बिना अगर डिग्री बांट रहे हैं, ठीक वैसे ही है जैसे कौवे के दांत गिनना। आज स्थिति आपने देखा होगा, आज से 15 साल पहले एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, वो उसमें बहुत बढ़िया दिया था, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। उसमें उसने कहा था आमिर खान ने कि आज समाज में जो हमारी शिक्षा प्रणाली को, उसने कहा था कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। तो ये जो है वास्तव में ये कोविड-19 का असर है, और ये पूरे के पूरे इसने एक परिवर्तन ऐसा करा है कि हमारा जो समाज है आभासी समाज बन गया है। आज मैं अगर आपके कॉलेज में आता, आपके कॉलेज में आके पर्सनल आपके सामने डाइस पे आपको अगर अपने व्याख्यान देता, तो उसका कुछ और असर होता। अब मैं यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर आपको दे रहा हूँ। हालांकि ये ठीक है कि आना जाना कम हुआ, लेकिन फिर भी हम आज जो पूरा का पूरा समाज है, हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था, हमारी जो स्वतंत्रता छिन गई है, आज हमको कंप्यूटर मॉडरेट कर रहा है, आज हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित हो गई है, हम राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हो गई। अब शादियों में तय कर दिया कि आप 50 से ज़्यादा मेहमान नहीं जा सकते। आपके जो मृत्यु संस्कार है उसमें 20 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रतिबंधित कर रही हैं। हमारे यहाँ जितने भी संस्कार थे, हिंदू संस्कृति या मुस्लिम सभी संस्कार जो थे, वो सारे के सारे हमारे संस्कार बाधित हो रहे हैं। ये जो नया न्यू नॉर्मल आ रहा है, नव सामान आ रहा है, इसके साथ अभी हमको एडजस्ट करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन कोविड-19 से अगर बचना है तो ये जो नया सामाजिक परिवर्तन आया, जिसे न्यू नॉर्मल के नाम से कहा जा रहा है, इसमें हमको समाहित होना पड़ेगा। और मैं इसमें बिल्कुल सही कहा था मैडम ने कि मुझे मत छुओ, मैं भी तुम्हें नहीं छूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा था कि हर चीज़ें, बाकी एस्पेक्ट सभी लोगों ने रखे हैं, तो मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि जैसे बुक स्लॉट, आपको स्लॉट में आपका जीवन होगा, यांत्रिक जीवन हो जाएगा, शिक्षा वगैरह अभी हमारी स्पष्ट नहीं है, सामूहिकता की जगह हम एकाकीपन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे हमको परेशान करेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो है
वो भी हमको दिक्कत देगा। आप देखिए एक सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि नेता लोग जिनको भीड़ चाहिए, भीड़ के सामने वो अपना बात रख पाते हैं, आजकल वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वो एक कमरे में बैठ के भाषण देते हैं और फिर उनको सुनते हैं। मतलब राजनीतिक दलों को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ा, और जो नहीं इसका पालन कर रहा है तो वो देखिए उनको प्रॉब्लम जा रही है। कई हमारे नेता जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम से बदलाव आया, अभी हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। विदेशों में ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में वर्क फ्रॉम होम चल जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन चल जाएगी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है। हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं, भारत ओवर पॉल्यूटेड, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बॉम्बे में अगर किसी ने देखा होगा कि 2 कमरे का मकान होता है, उसी में उनका गृहस्थी होती है, उसी में उनके बेडरूम हो जाता है, उसी में डाइनिंग रूम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जो खोली में रहते हैं उनकी तो बहुत बुरी स्थिति। अब बताइए वहाँ वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आपके छोटे छोटे शहरों में, चाहे वो रायपुर हो, चाहे जबलपुर हो या भोपाल हो, इन सभी में 2 BHK का फैशन चला था, क्योंकि आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बड़े मकान हवेली लेना या डुप्लेक्स लेना, तो 2 BHK अफोर्ड करने लगा, वो उसकी रेंज में आ रहा था। तो वो जो 2 BHK रेंज में आ रहा था, अब आप सोचिए 2 BHK में उसको बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी एक रूम देना है, उसी रूम में आपको अपना ऑफिस का या कॉलेज का काम करना है। मेरे को जैसे इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम से मैं अपने कॉलेज के लिए लेक्चर भी दूंगा, इसी रूम में मेरे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, और उसके अलावा बाकी रूम में हमको अभी हमारा रूम ही ऐसा नहीं बना है, साउंड प्रूफ नहीं है। घर की जितनी भी हैं वो तो यह है कि जब वेबिनार में हम होते हैं तो घर के लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, सब कमरे बंद कर लेते हैं, पूरी गतिविधियां बोलते हैं कि भाई मत करिए क्योंकि आवाज़ इसमें जाएगी। तो ये चीज़ अभी हमको पूरे घर की डिज़ाइन बदलना पड़ेगी, हमको रोबोटिक लाइफ में आना पड़ेगा। ये जो रोबोटिक लाइफ है, घर की डिज़ाइन बदलना है, वर्क फ्रॉम होम है, ये सारे के सारे चेंजेस आ रहे हैं जो आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए एक दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि अभी हम इतनी जल्दी इनके अभ्यस्त नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ खेतों में काम होता था, खेती हमारी प्राथमिकता थी, खेत में काम होता था, महिलाएं घर के पूरे काम करती थी। उस वक्त एपरेटस नहीं होते थे, ना मिक्सी थी, ना आपके ओवन थे, ना गैस था, तो महिलाएं सब काम करती थी। फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, खेत में फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, बच्चे स्पोर्ट्स में जाते थे, खेलने जाते थे मैदान में। ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अब आप अगर ऑनलाइन, तो आज ये स्थिति है कि हम एक लग्जरी आनंद के लिए सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर रहे हैं। अब वो लग्जरी आनंद तो मिल रहा है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज़ एक आप देखिए, स्पोर्ट्स के मामले में आऊँगा, स्पोर्ट्स की भी कोई नहीं चर्चा नहीं की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हम पूरी सरकार कह रही है, सब कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे, आप मोबाइल में या टीवी में या नेट के द्वारा एक बच्चा स्विमिंग कैसे सीखेगा? जब तक बच्चा पानी में नहीं उतरेगा, उसका पानी से जो डर है वो ख़त्म नहीं होगा। बॉक्सिंग पंच कहाँ मारना है वो कैसे सीखेगा? ठीक है, विराट कोहली देख लेता है कि वो बॉलिंग कैसे कर रहा है, उसके हिसाब से कर लेता है, पर जब फील्ड में आता है आप देखिए उसकी स्टाइल बदल जाती है। इसी तरह से बहुत से गेम्स हैं हमारे। ये सारी चीज़ें जो हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। ठीक वही स्थिति है, प्रैक्टिकल जो है हमारे, प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ता है। आपने यूट्यूब में रेसिपी देखी कि अचार कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, और फिर उसके आधार पे जब आप बनाते हैं, जब तक आप उसको 2-3 बार आप नहीं बनाते हैं, आप वो टेस्ट नहीं ला सकते। ऑनलाइन की बात अलग है और इसकी अलग है। अभी आपने आउटिंग जो होती थी हमारे यहाँ भी कल्चर चेंज हुआ था, हम आउटिंग में जाते थे, तय रहता था कि चलिए आज संडे को हम जा रहे हैं, तो पहले से हम बुकिंग करा लेते थे उस होटल में कि हम आज यहाँ जाना वहाँ जाना है, और अभी उतनी वो रहता नहीं था। आउटिंग में हम जाते थे, पूरा दिन घूम के फैमिली के साथ आते थे। अब आपको जाना है तो आपको पहले बुकिंग कराना पड़ेगी, कॉफ़ी हाउस में टेबल बुक कराना पड़ेगी। अगर उस समय पे आप नहीं पहुँचे तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैरिज के लिए भी ये स्थिति है। अभी मैरिज हमारे यहाँ जितनी भी होती हैं, आपने देखा होगा कि ख़ास तौर से जब बारात निकलती है तो लड़की वाले बहुत आग्रह करते हैं आइए लेट हो रहे हैं, पर लड़के वाले जो हैं वो नाचते नाचते उस वक्त उनमें एक माहौल ऐसा रहता है कि और लेट होते हैं। वो 1 घंटे की जगह बैंड वाला बोल रहा है मेरे को दूसरी जगह, बोले नहीं आप यहीं रुकिए, और करते करते 7 बजे की जो बारात निकलती है, जो कि 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए लड़की के घर तक या मैरिज स्पॉट तक, वो पहुंचती है रात के 9 साढ़े 9 बजे। अब अगर आप ऐसा करेंगे
आपको तो स्लॉट फिक्स है ना, आपको स्लॉट में अगर आप नहीं पहुंचे तो पता चला कि वो जो लड़की वालों ने जो मैरिज हॉल करा था वहां सब खत्म हुआ, वहां दूसरी फैमिली आ गई, पंडित जी और वहां के जो हैं, लड़की भी नहीं रहेगी, आपको दूसरी लड़की रहेगी, या तो आप फिर उससे शादी करिए। तो ये सारी समस्याएं जो स्लॉटेड लाइफ है, हमारी जो लाइफ है स्लॉटेड, उसमें हमको करना पड़ेगा, जिसमें हमको पूरी तरह से समय के साथ बंधना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आज जो है समाज अपने आप को बचाने के लिए प्रयास में लगा है, समाज व्यक्ति को नहीं बचा रहा, जबकि पहले समाज व्यक्ति का सृजन करता था, सब व्यक्ति को बचाता था। आज समाज अपने आप को नहीं बचा रहा, वो व्यक्ति को छोड़ दिया उसने कि व्यक्ति कैसे भी हो मैं बच जाऊं, इसलिए उसने व्यक्ति के मूवमेंट पे, उसके इंटरेक्शन पे प्रतिबंध लगा दिए। ये कुछ बातें हैं जो आपने मुझे एक मौका दिया, उसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो शेयर की हैं। वास्तव में कोविड-19 ने पूरे सिनारियो को चेंज कर दिया है, पूरा बदलाव ला दिया है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम एक परिवर्तित समाज में, जो आपने देखा होगा पहले आधुनिकता आई थी, आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म आया, मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आया। इसी तरह से अब सामान्य जिंदगी हम जी रहे थे, सामान्य जिंदगी से हम आपको नॉर्मल थे, हमको न्यू नॉर्मल में जीना होगा, और ये न्यू नॉर्मल एक खतरनाक स्टेज है, खतरनाक स्थिति है, जिसके लिए अभी हमको एडजस्ट होना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा। आप सभी का मैं पुनः राजपुर महाविद्यालय के प्राचार्य DK गर्ग सर, भैया थान महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक शर्मा सर, और मेरे पहले जो पैनलिस्ट थे ठाकुर सर, डॉक्टर गर्ग सर, मैडम महापात्रा और रिमझिम मैडम, और अभी और जो आने वाले हैं, इन सभी का, और साथ में जितने भी प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हों या डायरेक्ट जुड़े हों, यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, इन सभी का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुनने का पेशेंस रखा, आपने मेरी बात सुनी। और इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे सकूँ, आपकी जिज्ञासाओं को समाधान कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। पुनः मैं दोनों महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय और पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का अत्यंत आभारी हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया।